सबसे पहले हम बात करेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। इससे पिछले वाले सेशन में हमने देखा था कि फर्स्ट फेज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स के दौरान 3 चीज़ों पर फोकस किया गया। एक तो फोकस किया गया अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज के ऊपर, जिसके बारे में पिछले सेशन में हमने बात की थी। दूसरा फोकस किया गया टेनेंसी रिफॉर्म्स के ऊपर, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा था। और तीसरा फोकस किया गया था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के तहत 3 लेवल्स के ऊपर काम किया गया। कौन कौन से 3 लेवल्स के ऊपर काम किया गया? पहला तो फोकस किया गया ऑन सीलिंग्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग्स, कि एक इंडिविजुअल कितनी एग्रीकल्चरल लैंड को होल्ड कर सकता है, उसके ऊपर सीलिंग्स लगाई गई, उसके ऊपर लिमिट लगाई गई। दूसरा फोकस किया गया ऑन कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। हमारे एग्रीकल्चर की आज तक भी सबसे बड़ी समस्या है फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। इसके सॉल्यूशन के तौर पे सरकार ने फोकस किया कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स के ऊपर। और तीसरा काम किया गया कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। इन तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट सीलिंग्स ऑन एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग्स। बेसिकली इसके तहत एक स्टैट्यूटरी एब्सोल्यूट लिमिट लगा दी गई ऑन अमाउंट ऑफ लैंड एन इंडिविजुअल कैन होल्ड। एक इंडिविजुअल मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ लैंड को होल्ड कर सकता है, उसके ऊपर एक सीलिंग लगा दी गई, उसके ऊपर एक लिमिट लगा दी गई। और ये जो सीलिंग लगाई गई, इसके 2 एस्पेक्ट्स थे। कौन कौन से 2 एस्पेक्ट्स थे? एक तो सीलिंग लगाई गई ऑन फ्यूचर एक्विजिशंस और दूसरा सीलिंग लगाई गई ऑन एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स। एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स मतलब कि आज की डेट में आपके पास में जितनी भी जमीन है उसके ऊपर भी एक सीलिंग है। जैसे मान लेते हैं कि सीलिंग लगाई गई 40 बीघा, कि एक आदमी के पास में आज की डेट में सिर्फ 40 बीघा जमीन हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन उस टाइम पे तो बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, ऐसे लोग थे जिनके पास में 500 500 600 600 बीघा जमीन थी। और लिमिट कितनी थी? मान लेते हैं कि 40 बीघा थी। तो जितनी भी एक्सेस लैंड थी, उस एक्सेस लैंड को सरकार उनसे ले लेती थी और फिर सरकार उस लैंड को यूज़ करती थी प्राइमरीली रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जो पुअर, जो लैंडलेस फार्मर्स होते थे, उनमें रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स के ऊपर भी सीलिंग्स लगाई गई और दूसरा फ्यूचर एक्विजिशंस के ऊपर भी सीलिंग लगाई गई, कि फ्यूचर में भी आप एक लिमिट से ज़्यादा लैंड को अक्वायर नहीं कर सकते हो। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान फोकस किया गया सीलिंग्स ऑन फ्यूचर एक्विजिशन के ऊपर और सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान फोकस किया गया सीलिंग्स ऑन एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ दिमाग में रखना कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, और जब स्टेट सब्जेक्ट है तो एग्रीकल्चर में अगर आपको कोई भी रिफॉर्म करना है तो उसमें स्टेट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। अच्छा, मोटा मोटा अगर बात करें तो लैंड सीलिंग की डिटेल्स क्या थी? एक तो बड़ा सिंपल कि सीलिंग्स, लिमिट फ्यूचर एक्विजिशंस के ऊपर भी लगाई गई और एग्जिस्टिंग लैंड होल्डिंग्स के ऊपर भी लगाई गई। और ये जो सीलिंग्स लगाई गई थी, ये लगाई गई थी बेस्ड ऑन साइज ऑफ फैमिली होल्डिंग। फैमिली का साइज कितना है उसके बेसिस पे सीलिंग्स को लगाया गया था। लेकिन इसमें कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे जिन्होंने इंडिविजुअल बेसिस पे सीलिंग लिमिट्स को लगाया था। और इंडिविजुअल बेसिस पे अगर सीलिंग लिमिट्स को लगाया जाएगा तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? मान लेते हैं कोई स्टेट ऐसा है जिसने बोला कि 5 लोगों की अगर फैमिली है, या इसको कर लेते हैं कि 7 लोगों की अगर फैमिली है, तो वो जो है वो मैक्सिमम 40 बीघा जमीन होल्ड कर सकती है, सीलिंग है। पूरी फैमिली में अगर 7 मेंबर्स हैं तो मैक्सिमम जमीन वो कितना होल्ड कर सकते हैं? 40 बीघा जमीन होल्ड कर सकते हैं। लेकिन कहीं दूसरा स्टेट है जो ये कह रहा है कि भाई हम इंडिविजुअल बेसिस पे होल्डिंग्स पे लिमिट लगाएंगे, और उन्होंने बोला कि एक आदमी जो है वो मैक्सिमम 20 बीघा जमीन होल्ड कर सकता है। अब कोई फैमिली है इस स्टेट में जिसमें 7 लोग हैं और इस पूरी फैमिली के पास हम मान लेते हैं 150 बीघा जमीन है। तो अब क्या होगा? अब बड़ा सिंपल है, ये जो फैमिली है 7 लोगों की, ये 7 लोगों के नाम पे 20-20 बीघा जमीन करवा देगी।
और ऐसे करके टोटल इस पूरे फैमिली के पास में कितनी ज़मीन हो जाएगी, 140 बीघा ज़मीन हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा 10 बीघा ज़मीन है वो सरकार के पास में चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा फ्लॉ दिख रहा होगा कि जब इंडिविजुअल को बेसिस बनाया जाता है तब बहुत ईजीली एक लंबे चौड़े ज़मीन को, लैंड को बचाया जा सकता है, और जब फैमिली को बेसिस बनाया जाता है तो थोड़ा एब्सोल्यूट रहता है, तो थोड़ा ठीक रहता है। बट हाँ, किया गया ऐसा स्टेट्स में कि इंडिविजुअल को भी बेसिस बनाया गया, बट जनरल पैटर्न क्या था कि साइज ऑफ द फैमिली को बेसिस बनाया गया। एक प्रॉब्लम और था कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जैसे ही इनको पता चला कि लिमिट लगने वाली है, सीलिंग लगने वाली है, तो इन्होंने अपनी लैंड को ट्रांसफ़र करने की शुरुआत कर दी। लेकिन सरकार ने दिमाग लगाया कि ये जितनी भी लैंड ट्रांसफ़र की जा रही है लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, उसको भी ऐड किया जाएगा इन दी लैंड रिटेन्ड टू असरटेन दी सीलिंग लिमिट। भाई आज तो ये जो लैंडलॉर्ड है वो दिखाने के लिए हो सकता है लैंड को ट्रांसफ़र कर रहा हो, लेकिन पैसा तो इसके पास में पूरा है, पावर तो इसके पास में पूरी है, कल को वापस छीन लेगा, कल को वापस ले लेगा। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने पहले ही ये जो लैंड ट्रांसफ़र की जा रही थी इसको भी इंक्लूड किया सीलिंग लिमिट को असरटेन करने के लिए। और जिनके पास में एक्सेस ज़मीन थी वो एक्सेस ज़मीन सरकार ने ली और उसके रीडिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत करी। और रीडिस्ट्रीब्यूशन के दौरान प्रायोरिटी किसको दी गई, प्रायोरिटी दी गई डिस्प्लेस्ड टेनेंट्स को, फार्मर्स विद अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स को और लैंडलेस कल्टीवेटर्स को। बेसिकली सरकार इक्वलिटी लाने के लिए काम कर रही थी, स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी में और स्टेटस ऑफ फार्मिंग ऑल्सो, कि एक आदमी के पास में ज़मीन है ही नहीं, उसको कुछ तो मिले ताकि वो इस इंडिपेंडेंट कंट्री में, जो कि नई नई इंडिपेंडेंट हुई थी, उसमें सरवाइव कर पाए, उसमें जी पाए, उसमें रह पाए। लेकिन ये जो लैंड सीलिंग है इसमें कुछ एग्जेम्पशंस भी दिए गए, जैसे टी, कॉफ़ी और रबर प्लांटेशंस को अलग रखा गया, इनको एग्जेम्पशन दिया गया। जितने भी कॉम्पैक्ट एरिया ऑर्चार्ड्स थे उनको अलग रखा गया। जितने भी ऐसे फार्म्स थे जिनके ऊपर कैटल ब्रीडिंग हो रही थी, जिनके ऊपर डेयरिंग वगैरह का काम चल रहा था, उनको अलग रखा गया। शुगर केन फार्म्स जो कि शुगर फैक्ट्रीज के लिए काम करते थे उनको अलग रखा गया। और कॉम्पैक्ट ब्लॉक फार्म्स विद हैवी इन्वेस्टमेंट, कोई ऐसा फार्म है, कोई ऐसी लैंड है जिसके ऊपर किसी ने हैवी इन्वेस्टमेंट कर दिया है, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर बना दिया है, तो ऐसी ज़मीनों को भी अलग रखा गया। तो ये एग्जेम्पशंस थे। बेसिकली उन लैंड्स को एग्जाम कर दिया गया जो कि किसी न किसी सेंस में इंडस्ट्री से कनेक्टेड थी, उनको अलग कर दिया गया। बाकी जो एग्रीकल्चरल लैंड थी उसके ऊपर सीलिंग्स लगाई गई, उसके ऊपर लिमिट्स लगाई गई। और लिमिट्स क्यों लगाई गई, ताकि रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके, ताकि सोशलिज्म को ट्रू सेंस में प्रैक्टिस किया जा सके, ताकि जो किसान ऐसा है, टेनेंट कहें तो ज़्यादा बेटर है, जो टेनेंट ऐसा है जिसके पास में अपनी ज़मीन है ही नहीं लेकिन एक्चुअल में वो कल्टीवेशन करता है, एक्चुअल में वो एग्रीकल्चर करता है, उसको भी कुछ मिले सर्वाइवल के लिए, उसको भी कुछ मिले आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, लैंड होल्डिंग्स के क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो एक होती है मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स। 1 हेक्टेयर से कम जितनी भी ज़मीन होती है उनको बोलते हैं मार्जिनल होल्डिंग्स। फिर दूसरी होती है स्मॉल होल्डिंग्स, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जिनके पास में ज़मीन होती है उसको बोलते हैं स्मॉल होल्डिंग्स। फिर तीसरी होती है सेमी मीडियम होल्डिंग्स, 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में जिनके पास में ज़मीन है उनको बोल देते हैं सेमी मीडियम होल्डिंग्स। फिर होती है मीडियम होल्डिंग्स, 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में जिनके पास में ज़मीन है उनको बोल देते हैं मीडियम होल्डिंग्स। और फिर होती हैं लार्ज होल्डिंग्स, 10 हेक्टेयर से ज़्यादा अगर आपके पास में ज़मीन है तो उसको बुलाया जाएगा लार्ज होल्डिंग्स। मार्जिनल होल्डिंग्स 1 हेक्टेयर से कम, स्मॉल होल्डिंग्स 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में, सेमी मीडियम होल्डिंग्स 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में, मीडियम होल्डिंग्स 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में और लार्ज होल्डिंग्स 10 हेक्टेयर से ज़्यादा। और देखो हमारे कंट्री में सिचुएशन कितनी ख़राब है। 1970-71 में ये जो मार्जिनल होल्डिंग्स हुआ करती थी लेस देन 1 हेक्टेयर वाली, वो 51% हुआ करती थी, तभी भी बहुत ज़्यादा होती थी। और 2018-19 में ये लगभग 70.4% है। मतलब हमारे एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स में 70.4% एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि 1 हेक्टेयर से कम वाली हैं।
इतना ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन है। और फ्रेगमेंटेशन क्यों है? बिकॉज हमारे यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है वो बच्चों में डिवाइड होती है। डिवाइड होते 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 कंडीशन ऐसी आ गई है कि 70.4% मार्जिनल होल्डिंग्स हैं। अब सोचो, इतनी ज़्यादा ज़मीन ऐसी है जो 1 हेक्टेयर से कम है। जो इसका मालिक है वो इस पर ट्यूबवेल लगाएगा क्या? नहीं लगाएगा। जो इसका मालिक है वो बढ़िया फर्टिलाइजर्स को यूज़ करेगा क्या? नहीं करेगा। जो इसका मालिक है वो बढ़िया सीड्स को यूज़ करेगा क्या? नहीं करेगा। बिकॉज 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, उसके पास में कहाँ है इतना पैसा कि वो नया ट्रैक्टर खरीद ले, कि वो नई इरिगेशन की फैसिलिटीज़ लगा ले, कि वो नए क्वालिटी सीड्स को यूज़ कर ले। उसकी तो सारी लड़ाई सर्वाइवल की है। ये जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग्स है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन के रास्ते में। स्मॉल होल्डिंग्स की अगर बात करें तो 1970-71 में स्मॉल होल्डिंग्स 19% हुआ करती थी। 2018-19 में ये 17.70% है। और स्मॉल होल्डिंग्स मतलब 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में, ये भी कोई बहुत बड़ी ज़मीन नहीं है। इनकी भी सिचुएशन वैसी है लगभग जैसी मार्जिनल होल्डिंग्स की होती है। सेमी मीडियम होल्डिंग्स की अगर बात करें तो 1970-71 में सेमी मीडियम होल्डिंग्स 15% हुआ करती थी। 2018-19 में 8.6% रह गई। मीडियम होल्डिंग्स मतलब 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में 1970-71 में कितनी हुआ करती थी? 11%। 2018-19 में कितनी रह गई? सिर्फ 2.80%। मतलब जहां पे लैंड होल्डिंग्स का साइज बढ़ना चाहिए था मॉडर्नाइजेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, वहां पे उल्टा हो रहा है कि ये जो मार्जिनल होल्डिंग्स हैं ये तो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई हैं, और ये जो मीडियम होल्डिंग्स हैं ये डिक्लाइन हो रही हैं। लार्ज होल्डिंग्स की तो बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब है। ऐसी होल्डिंग्स जो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की हैं उनकी तो स्थिति इतनी खराब है कि 1970-71 में भी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, सिर्फ 4% होती थी, और अब तो सिर्फ 0.4% है। अब सोचो यहाँ पे एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज लार्ज होल्डिंग्स है ही नहीं, बड़े कम लोगों के पास में है। और ये जो 0.4% है इसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि हम कहने को तो ये कह रहे हैं कि मोर देन 10 हेक्टेयर है, लेकिन इसमें किसान फिर ऐसे हैं कि जिनके पास में 100 बीघा जमीन है, किसी के पास में 80 बीघा जमीन है, किसी के पास में 50 बीघा जमीन है। तो ये भी प्रॉब्लम है कि ये लिमिटेड नंबर ऑफ फार्मर्स हैं। कैसे करोगे मॉडर्नाइजेशन जब एक चंक लगभग 70% फार्मर आपका ऐसा है जिसके पास में 1 हेक्टेयर जितनी भी जमीन नहीं है? अपने आप में भी एक प्रॉब्लमेटिक है। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स के ऊपर सरकार ने फोकस किया। उसका रीजन क्या था? फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे एग्रीकल्चर में आज भी, बिकॉज जब लैंड होल्डिंग्स का फ्रेगमेंटेशन होता है, जब लैंड होल्डिंग्स छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होती हैं, तो उसकी वजह से दिक्कत ये होती है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो सरकार ने फोकस करना शुरू किया कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स के ऊपर। एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग 2018-19 का डेटा ये कहता है हमारे कंट्री में 0.913 हेक्टेयर है, और ये जो एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज हुई है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम हुई है। ये दिक्कत वाली बात है। तो सरकार ने कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स कैसे किया कि एक तो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, वो तो प्रॉब्लम है ही, एक दूसरा प्रॉब्लम और था कि मान लो कोई फार्मर ऐसा है जिसके पास में 9 हेक्टेयर जमीन है। कितनी है? 9 हेक्टेयर जमीन है, और ये पूरा उसके गांव का एरिया है। तो ये जो 9 हेक्टेयर है वो कैसे होती थी? एक खेत यहां पर है, एक खेत मान लेते हैं यहां पर है, एक खेत यहां पर है, एक खेत यहां पर है, एक यहां पर है कहीं, 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 और फिर एक यहां पर है कहीं। अब सोचो, इस आदमी ने इस खेत के ऊपर मान लेते हैं एक ट्यूबवेल लगवा लिया, लेकिन इरिगेट करने के लिए यहाँ से अलग पाइप डालना चलेगा यहाँ के लिए, यहाँ से अलग पाइप डालना पड़ेगा यहाँ के लिए, यहाँ से अलग पाइप डालना पड़ेगा यहाँ के लिए, कॉस्ट ज़्यादा आएगी। एक कनेक्शन ले लिया इसने, लेकिन इस कनेक्शन की सप्लाई के लिए इसको पूरा पूरा नेटवर्क बिछाना पड़ेगा। एक ट्रैक्टर ले लिया, उस ट्रैक्टर से यहाँ पे काम किया, फिर उस ट्रैक्टर को यहाँ से यहाँ तक लेके जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक लेके जाएगा, मतलब लगभग 10-15 किलोमीटर का फेर पड़ेगा, इसको घूमना पड़ेगा इसको। ये अनइकोनॉमिकल है या इकोनॉमिकल है? बट ऑब्वियस बात है अनइकोनॉमिकल है। तो सरकार ने क्या किया कि ये जितने भी फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स थी इनकी चकबंदी की शुरुआत करी। चकबंदी की शुरुआत करी कि भैया ऐसा कुछ करो
कि ये जो एक बड़ा फार्मर है जिसके पास में 9 हेक्टेयर ज़मीन है, इसकी पूरी ज़मीन इस गांव के एक ही कोने पे आ जाए या किसी एक ही जगह पे आ जाए, एक ही जगह पे आ जाएगी, तो अब एक ट्यूबवेल से ये आराम से पानी लगा सकता है, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ को डेवलप कर सकता है, इसके ट्रैक्टर का खर्चा बच जाएगा, इसके मैनेजमेंट का खर्चा बच जाएगा। अब सोचो, अलग अलग खेत हैं, यहाँ पे रखवाली करनी है, यहाँ पे फसल देखनी है, यहाँ भी फसल देखनी है, और नुकसान कई तरीके के हो सकते हैं, भागना पड़ेगा बेचारे को इधर से उधर। लेकिन अगर एक जगह पे है तो बढ़िया एक जगह पे फेंसिंग करवा देगा और बढ़िया तरीके से अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करेगा। यूपी में बहुत सक्सेसफुली की गई चकबंदी। अब क्या है, जैसे यूपी में अगर आप देखोगे तो वहां पे जितने भी बड़े फार्मर्स हैं उनके बड़े बड़े चक होते हैं कि ये 10 बीघे का एक चक, चक मतलब कि पूरा 10 बीघे एक ही जगह पे लोकेटेड है या पूरा 15 बीघे एक ही जगह पे लोकेटेड है। इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। बेसिकली इकोनॉमिक बनाया गया एग्रीकल्चर को, बेसिकली चीजों को कुछ इस तरीके से डेवलप किया गया कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाए। तो 2 लेवल्स पे काम किया गया। एक तो एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग्स के ऊपर सीलिंग लगाई गई, लिमिट लगाई गई, और दूसरा जो प्राइमरी फोकस किया गया वो कंसोलिडेशन के ऊपर फोकस किया गया। और तीसरा सरकार ने बात की कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में। कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में हम पढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, बिकॉज लाइक दबाना ज़रूरी है। यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। और ये दोनों चीज़ें तो खुद से ही कर दिया करो, याद से कर दिया करो। होपफुली आपने कर भी दिया होगा, बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है और चैनल की ग्रोथ के लिए दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप केपेबल हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप QR कोड को भी स्कैन करके कंट्रीब्यूट कर सकते हो। फिर इसके बाद बात आती है कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में। देखो, कंसोलिडेशन तो हो गया, लेकिन कंसोलिडेशन भी किसका किया जा सकता है? इस मार्जिनल, इस मीडियम होल्डिंग वाले इंसान का, इस लार्ज होल्डिंग वाले फार्मर का, या कुछ हद तक ये जो सेमी मीडियम होल्डिंग वाला फार्मर है उसका। जिसके पास में थोड़ी ज़मीन होगी उसी का तो कंसोलिडेशन करोगे। अब जिसके पास में है ही 1 हेक्टेयर, उसका कंसोलिडेशन कहाँ से कर दोगे? तो एक तरीका और निकाला गया कि कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट करो। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, बट ये जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है ये तीसरे 5 ईयर प्लान तक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही नहीं। क्यों नहीं रही? बिकॉज 1979 तक सिर्फ 8000 के आसपास कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ बनी थी, और ये जो 8000 के आसपास कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ बनी थी ये सिर्फ 0.38% ऑफ द टोटल कल्टिवेबल लैंड को कवर करती थी। मतलब ये जितनी भी कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ बनी थी इनकी रीच बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थी, बहुत ही ज़्यादा कम थी। और कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ की अगर रीच कम है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट करना अपने आप में डिफ़िकल्ट होगा सरकार के लिए। और इसीलिए 3rd 5 ईयर प्लान तक ये जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही नहीं। इनफैक्ट एक गडगिल कमेटी बनाई गई थी, और गडगिल कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि ओनली 1/3 ऑफ दी सोसाइटीज़ अटेंड देयर गोल्स। ये जो कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ बनी थी इनमें से सिर्फ 1/3 सोसाइटीज़ ऐसी थी जो कि अपने गोल्स को अटेन कर पाई, बाकी सारी फेल हो गई। और ये जो कोऑपरेटिव फार्मिंग फेल हुई, इसके फेल होने के पीछे रीजंस क्या थे? एक रीज़न तो ये था कि ये जितनी भी सोसाइटीज़ बनाई गई इनको मेनली कंट्रोल करते थे लार्ज फार्मर्स। मेनली कंट्रोल कौन करता था? लार्ज फार्मर कंट्रोल करता था। तो जो भी बेनिफिट्स होते थे इस सोसाइटी के, वो बेनिफिट्स भी किसके पास में जाते थे? इन्हीं लार्ज फार्मर्स के पास में जाते थे। एक्चुअल में जो बेनिफिट्स हैं वो मिलने चाहिए थे छोटे किसान को, वो मिलने चाहिए थे टेनेंट को, लेकिन सोसाइटी को कंट्रोल कर रहे हैं लार्ज फार्मर्स, तो बेनिफिट्स भी किसको जा रहे हैं? लार्ज फार्मर्स को जा रहे हैं, उनको जा रहे हैं जो शायद इन बेनिफिट्स को डिजर्व नहीं करते हैं। नई नई सोसाइटीज़ बनी थी तो इन सोसाइटीज़ में प्रोफेशनलिज्म भी नहीं था, इन सोसाइटीज़ के पास में मैनेजमेंट स्किल्स भी नहीं थी। तीसरा, खूब सारा करप्शन देखने को मिल रहा था।
मेंबर्स जो हैं, लार्ज फार्मर्स जो हैं, वो सारा कामकाज अपने लिए करते थे, अपने फ़ायदे के लिए करते थे, जबकि सोसाइटी का कॉन्सेप्ट होता है वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। उसके ऊपर ध्यान नहीं देते थे, अपने पर्सनल वेलफेयर के ऊपर ध्यान देते थे। और जब कोऑपरेटिव्स फेल होने लगे तो जो कुछ इंटरेस्टेड पीजेंट्स थे, जो कुछ इंटरेस्टेड छोटे फार्मर्स थे, वो भी डिस्करेज हो गए और उनको लगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से कुछ होने वाला नहीं है, अपनी लड़ाई हमें खुद ही लड़नी पड़ेगी। तो ये मेजर रीजंस थे जिनकी वजह से कोऑपरेटिव फार्मिंग और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये पूरे तरीके से फेल हो गई टिल द थर्ड 5-year प्लान। फिर इसके बाद बात आती है अबाउट सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म मेजर्स इन सम स्टेट्स। लैंड रिफॉर्म्स के दौरान वेरियस स्टेट्स में बहुत सारे काम किए गए इन लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उनमें से कुछ सक्सेसफुल रहे, उन सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में 1979 में लाया गया ऑपरेशन बारगा। ऑपरेशन बारगा को चलाया गया 1979 में। वेस्ट बंगाल की कहानी क्या है? वेस्ट बंगाल में बारगादार्स हुआ करते थे। बारगादार्स जिनको शेयर क्रॉपर्स बोलते हैं या जिनको एक तरीके से टेनेंट्स बोल सकते हैं। और ये जो बारगादार्स हुआ करते थे, इनको लैंडलॉर्ड्स एक्सप्लॉइट किया करते थे। इनको लैंडलॉर्ड्स कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़मीन से इविक्ट कर दिया करते थे, निकाल दिया करते थे। पूरे साल कल्टीवेशन इनसे करवाएंगे, लेकिन जब फसल आएगी तो इनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा ज़मीन आपकी थोड़ी है, ज़मीन तो हमारी है। तो इन बारगादार्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वेस्ट बंगाल में चलाया गया ऑपरेशन बारगा। कब? 1979 में। इस ऑपरेशन बारगा के तहत ये जितने भी बारगादार्स थे इनको रिकॉर्ड किया गया, इनकी डिटेल्स ली गई, इनका नाम पता लिखा गया ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम इलीगल इविक्शन। इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कि लैंडलॉर्ड्स इनको जब चाहें तब अपनी मर्जी से ज़मीन से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए ये जितने भी बारगादार्स थे इनको रिकॉर्ड किया गया, इनकी डिटेल्स ली गई। और ये जो ऑपरेशन बारगा था ये अपने आप में बेहद सक्सेसफुल रहा। जम्मू एंड कश्मीर में लैंड रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई 1931 में अंडर शेख अब्दुल्ला। 1931 में ही जम्मू एंड कश्मीर में लैंड रिफॉर्म्स की शुरुआत कर दी गई थी। 1944 में नया कश्मीर रेजोल्यूशन लाया गया था। नया कश्मीर रेजोल्यूशन के तहत लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस किया गया। फोकस किया गया कि लैंड लॉर्डिज्म को अबॉलिश करेंगे, कोऑपरेटिव एसोसिएशंस को प्रमोट करेंगे और लैंड दी जाएगी टाइलर को, जो एक्चुअल में किसान लैंड को कल्टीवेट कर रहा है, जमीन उसको दी जाएगी, ना कि उस लैंडलॉर्ड को जो कि आराम से शहर में बैठा हुआ है। तो नया कश्मीर रेजोल्यूशन 1944 में लाया गया और इसमें फोकस किया गया लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर। लैंड इस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट पास किया गया 1950 में। 1963 में लैंड कमीशन को सेटअप किया गया और ये जो लैंड कमीशन सेटअप की गई थी, इसको काम दिया गया कि ये जितना भी लैंड टेन्योर का पैटर्न है, इसमें जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं, उन शॉर्टकमिंग्स को स्टडी करो और बताओ कि क्या सॉल्यूशन किया जा सकता है। और इसी के बेसिस पे, इसी कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे जम्मू एंड कश्मीर एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स एक्ट 1972 को पास किया गया। तो जम्मू एंड कश्मीर में भी खूब सारा काम किया गया लैंड रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। उत्तर प्रदेश में जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1950 को पास किया गया। एग्रीकल्चरल स्टेट है, यहाँ जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1950 की बड़ी इंपॉर्टेंस थी। इनफैक्ट बहुत ही खूबसूरत काम किया गया उत्तर प्रदेश में चकबंदी वाला, कि कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स किया गया। और फिर उत्तर प्रदेश में इम्पोजिशन ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट को पास किया गया 1960 में। और इस इम्पोजिशन ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट के तहत सीलिंग लिमिट लगाई गई 40 एकड़, कि एक फैमिली के पास में 40 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं हो सकती है। और इस एक्ट को 1973 में अमेंड किया गया और ये जो सीलिंग लिमिट है इसको और थोड़ा घटाया गया, इसको और थोड़ा कम किया गया। तो उत्तर प्रदेश बड़ा खूबसूरत काम किया इन्होंने। चकबंदी वाला एग्जाम्पल तो आप कोट कर सकते हो, यहाँ पे चकबंदी जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके से की गई है, या ये कहें कि कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया यहाँ पे। केरला में केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1963 को पास किया गया और टाइलर पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया कि एक्चुअल में जो आदमी कल्टीवेशन कर रहा है ज़मीन उसको दी जाएगी, ना कि शहर में बैठे हुए लैंडलॉर्ड को।
फिर केरला शेड्यूल ट्राइब रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर एंड रिस्टोरेशन ऑफ एलिनेटेड लैंड्स एक्ट को पास किया गया 1975 में। शेड्यूल ट्राइब्स की जो लैंड थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला एक्ट लाया गया था। और फिर केरला के अलावा तमिलनाडु में तमिलनाडु लैंड रिफॉर्म्स फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड एक्ट 1961 को पास किया गया। और तमिलनाडु पहला ऐसा स्टेट है जिसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को एक्ट के तहत लागू किया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट लेकर आया इन अकॉर्डेंस विद द सेंट्रल गाइडलाइंस। तो तमिलनाडु बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू पास कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट। अब ये जो है इसको मोटा मोटा याद रखो, इसमें आपको सारी चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर एक अच्छा आंसर लिखना है तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रहनी चाहिए, 2-4 तो रहनी चाहिए। जैसे मेरे हिसाब से ऑपरेशन बारगा 1979, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1944 में नया कश्मीर रेजोल्यूशन लाया गया था जिसमें लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस किया गया था। उत्तर प्रदेश में ये चकबंदी वाला एग्जाम्पल, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स वाला एग्जाम्पल, साथ में इम्पोजिशन ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट वाला एग्जाम्पल, ये आप लिख सकते हो। फिर तमिलनाडु के केस में आप लिख सकते हो कि ये पहला स्टेट है जिसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट को पास किया है। कुछ एग्जाम्पल्स अगर याद रखोगे और आंसर में कोट करोगे तो आंसर कंप्लीट लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है। तो पूरा तो भले ही मत रटना, लेकिन हाँ एक दो लाइन में 2-4 एग्जाम्पल्स जरूर याद रखना। अब बात आती है अबाउट द क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। देखो कुछ फ़ायदे भी हुए और कुछ सेंस में ये जो लैंड रिफॉर्म्स हैं वो फेल भी हुए। फ़ायदे क्या हुए कि जब हमने इंटरमीडियरीज को अबॉलिश किया तो उसकी वजह से लगभग 20 मिलियन टेनेंट्स ऐसे थे जो कि सरकार के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप में आए। ऐसे टेनेंट्स जिनको कल तक इंटरमीडियरीज एक्सप्लॉइट कर रहे थे, हैरेस कर रहे थे, वो टेनेंट्स जो हैं इन इंटरमीडियरीज के चुंगल से बाहर निकले, थोड़ा फ्री हुए और सरकार के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप में आए। लेकिन इसका नुकसान भी हुआ। नुकसान क्या हुआ कि लार्ज स्केल इविक्शंस देखने को मिले। जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो इंटरमीडियरीज थे, उन्होंने अपनी ज़मीन से अब इन टेनेंट्स को भगाने की शुरुआत कर दी, निकालने की शुरुआत कर दी। मतलब ये जो टेनेंट्स हैं ये एकदम लैंडलेस हो गए, इनके पास में कोई काम बचा ही नहीं। पॉजिटिव साइड थी कि जब आप अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज को कर रहे थे तो बहुत सारे टेनेंट्स, लगभग 20 मिलियन टेनेंट्स सरकार के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप में आ रहे थे। लेकिन लार्ज स्केल इविक्शंस भी देखने को मिले, इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिले। जब लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया, पीजेंट्स को दिया गया, तो जो पीजेंट था कल तक जिसके पास में अपनी ज़मीन नहीं थी, अब उसको अपनी ज़मीन मिल गई। तो अब वो क्या कर रहा था, अब वो इन्वेस्ट कर रहा था। अब वो क्या कर रहा था, अब वो सोच रहा था कि यार छोटी सी ज़मीन मिली है मेरे को, कोशिश करते हैं इसको बेहतर तरीके से कल्टीवेट करने की, कोशिश करते हैं प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने की। तो लोगों ने मेहनत की, लोगों ने इन्वेस्ट किया और इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा प्रोडक्टिविटी को भी हुआ। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स किया गया, जैसे हम यूपी की बात कर रहे थे। इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट था इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के ऊपर, कि अगर एक लंबी चौड़ी ज़मीन है किसी के पास में तो वहाँ पे इकोनॉमिकली कम इनपुट में आप ज़्यादा आउटपुट ले सकते हो। लेकिन हाँ, हम ये सारी बातचीत कर तो रहे हैं, प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट भी हुआ, लेकिन ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था। बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्यों नहीं था उसको हम देखेंगे आगे चलते हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था, जितना हम सोच रहे थे उतना फ़ायदा नहीं हुआ। इसके अलावा ये जो जितना भी लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया, इसका सोशल जस्टिस के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट था। सोशल लेवल पे अगर देखें, कल तक जिन लोगों के पास में ज़मीन नहीं थी, कल तक जिन लोगों को ज़मीन से धक्के मार के निकाल दिया जाता था, अब उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिल गया था। सीलिंग लिमिट्स लगने की वजह से बहुत सारी जो एक्सेस लैंड हुआ करती थी वो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट की गई और ऐसे लोगों को दी गई, ऐसे फार्मर्स को दी गई जिनके पास में अपनी ज़मीन होती ही नहीं थी। ऐसे फार्मर्स को दी गई जो कि एक्चुअल में कल्टीवेशन करते थे, एक्चुअल में एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन करते थे किसी दूसरे की ज़मीन पे, अब उनको ज़मीन मिल गई। तो सोशल जस्टिस के टर्म्स में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा इन लैंड रिफॉर्म्स का। एक सवाल ये भी आता है कि ये जो भी फायदे हुए लैंड रिफॉर्म्स के, इसके पीछे क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे।
और 2 ही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। मेरे हिसाब से तो एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था, वो एक फैक्टर था पॉलिटिकल विल। उस टाइम की सरकार, उस टाइम के नेता विलिंग थे ये रिस्क लेने के लिए कि इतने बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के साथ में, इतने बड़े बड़े जमींदार्स के साथ में हम पंगे लेंगे, हम उनसे एक सवाल रखेंगे, उनको बोलेंगे कि भैया आपके पास में इतनी ही लिमिट हो सकती है लैंड की। कोई भी अपनी ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहता है। किसी भी सरकार को हद से ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर ऐसे रिफॉर्म्स करने हैं तो पॉलिटिकल विल। और इसीलिए किसी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना बहुत ईजी है, लेकिन जब आप पढ़ते हो उस दौर की स्थिति को, सिचुएशन को और समझते हो, तब आपको समझ में आता है कि सरकार कितना अच्छा काम करके गई या कितना ख़राब काम करके गई। तो पॉलिटिकल विल उस टाइम का, जितने भी लीडर्स थे, उस पॉलिटिकल विल के चलते ये रिफॉर्म्स पॉसिबल हो पाए। वरना हमें आज़ादी मिली थी, हम कोई बहुत बड़ा नेशन नहीं थे, और ये जो जमींदार थे, ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, ये हद से ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे। इनसे इनकी ज़मीन छीनना और बोलना कि हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन पॉलिटिकल विल था, इसकी वजह से पॉसिबल हो पाया। दूसरा, अवेयरनेस अमंग द पीजेंट्स। जैसे जैसे पॉलिटिकल विल में इंक्रीज देखने को मिला, वैसे वैसे ये भी देखने को मिला कि जो पीजेंट्स हैं, इनको भी अपने राइट्स की जानकारी मिलने लगी। इनको भी समझ में आने लगा कि हमें कोई प्रोटेक्ट कर सकता है। इनको भी समझ में आने लगा कि हम भी इस लैंडलॉर्ड को चैलेंज कर सकते हैं। इनको भी ये समझ में आने लगा कि हम भी लड़ाई लड़ सकते हैं कानूनन तौर पे। और इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन था कि ये जो हमारे लैंड रिफॉर्म्स हैं वो कुछ हद तक सक्सेसफुल हो पाए, लेकिन हाँ, पूरे तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फेलियर के रीजंस क्या रहे? एक फेलियर का रीज़न तो ये था कि ये जो टर्म था पर्सनल कल्टीवेशन, इसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया। पर्सनल कल्टीवेशन टर्म को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया, और जब डिफाइन नहीं किया गया तो जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको मौका मिल गया। अब वो क्या कर रहे थे कि जिस ज़मीन पर पिछले 5 साल से 10 साल से कोई फार्मर उन्होंने रखा हुआ था ज़मीन का कल्टीवेशन करने के लिए, अब उसको इविक्ट किया जा रहा था, तो लार्ज स्केल के इविक्शंस देखने को मिले। बहुत सारे स्टेट्स में सीलिंग लिमिट्स तो लगाई गई, लेकिन इंडिविजुअल को बेसिस बनाया गया इंस्टेड ऑफ फैमिली होल्डिंग्स। और इंडिविजुअल को बेसिस बनाने में प्रॉब्लम क्या होता है, इसी सेशन में हमने बात की है। तीसरा, ये जितने भी टेनेंसीज थे वो ज़्यादातर ओरल हुआ करते थे, वो ज़्यादातर इनफॉर्मल हुआ करते थे। ज़्यादातर क्या, होते ही ओरल थे, होते ही इनफॉर्मल थे। अब कोई फार्मर कह रहा है कि साहब इस ज़मीन को मैं 20 साल से कल्टीवेट कर रहा हूँ, लेकिन लैंडलॉर्ड कह रहा है कि नहीं भैया, कहाँ से कर रहे हो, ज़मीन को मैं खुद कल्टीवेट करता हूँ। ये जो टेनेंट है, ये जो फार्मर है, इसके पास में कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि ये 20 साल से इस ज़मीन को कल्टीवेट कर रहा है या 10 साल से कर रहा है, लेकिन लैंडलॉर्ड के पास में उस ज़मीन के पेपर्स हैं। तो कानूनन तौर पे बात किसकी मानी जाएगी? बहुत ऑब्वियस सी बात है, उस लैंडलॉर्ड की बात मानी जाएगी। तो ये जो टेनेंसीज थी ये ओरल थी, इनफॉर्मल थी। इसकी वजह से भी लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना अपने आप में चैलेंज हो गया, एक फेलियर बन गया। वॉलेंटरी सरेंडर ऑफ लैंड देखने को मिला। सरकार ने रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, सरकार ने ज़मीन दे दी किसी पीजेंट को, किसी छोटे किसान को, लेकिन आप समझो कि उस गांव में पावरफुल तो अभी भी लैंडलॉर्ड है, और सरकार कौन सा 24 घंटे खड़ी हुई है। आज आपने ज़मीन ले ली, लेकिन वो जो लैंडलॉर्ड है, पावरफुल आदमी है, पैसे वाला आदमी है, उसके पास में अभी भी सबसे ज़्यादा ज़मीन है, वो पकड़ लेता था इस पीजेंट्स को। क्या हो, मेरी ज़मीन ली तुमने, मारते थे, पीटते थे, और ज़बरदस्ती इस ज़मीन को वापस से अपने नाम करवा लेते थे। तो ये भी देखने को मिला गांव में। और पीजेंट्स बेचारे कमज़ोर लोग, कल परसों उनको 1-2 हेक्टेयर ज़मीन मिली है, वो बेचारे डरेंगे या नहीं डरेंगे? बहुत ऑब्वियस सी बातें, डरेंगे। और एक बड़ा प्रॉब्लम था पुअर मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। जो लैंड रिकॉर्ड्स थे उनका मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं था, उसकी वजह से भी कानूनन तौर पर चीज़ों को करने में बड़ी डिफ़िकल्टी आई। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत ख़त्म हो गई। देखो, सेशन बेहद ईजी है। ये जो सेशन है ये ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, लेकिन हाँ, जब आप एग्रीकल्चर के बारे में लिखोगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें काम आएंगी। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।